हेलो आईएससी 12 क्लास स्टूडेंट, आज आप लोग को नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके थे। अब उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं। तो हमारा न्यू चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हिंदी में इसे बोल सकते हैं रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस रहेंगे, उस लीनियर इक्वेशंस के माध्यम से हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन करना रहेगा, चाहे मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र करना हो या उसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो। तो उसका हम लोग कैसे यहाँ पे रिप्लाई करेंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, उसको देखिए आप लोग ध्यान से। स्टार्टिंग में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शंस के पॉइंट क्लियर करना चाहे हैं, तो इंट्रोडक्शंस के पॉइंट देख लीजिए क्या है। स्टार्टिंग में यहाँ पे है कि इंट्रोडक्शन में ये हमने दिखलाने की कोशिश किया है कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे, वी शैल स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के अनुप्रयोग। यहाँ पे एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग हिंदी में अनुप्रयोग कहेंगे। तो इसके अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे। इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं वो हम लोग अभी आगे चल के वर्किंग रूल में भी बतलाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। जब यहाँ पे हम लोग जब सॉल्विंग करेंगे लीनियर इक्वेशन का, तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे 2 फॉर्मेट में होंगे, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। 2 वेरिएबल आप लोग 10 क्लासेस में पढ़े, एक्स और वाई रहता था तो 2 वेरिएबल हुआ करता था। और जब एक्स वाई और जेड हो जाएगा तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट दोनों वेरिएबल में हो सकते हैं, 2 वेरिएबल भी हो सकता है और 3 वेरिएबल, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी हो सकते हैं और 3 चर वाले रैखिक समीकरण भी हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए कि वी शैल एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे संतता की जांच करना है। तो वी शैल एग्जामिन, यहाँ पे जांच करना है कि इसके वाले कंसिस्टेंसी को जांच करना है लीनियर इक्वेशन के, कि यहाँ पे संतता के जांच करना है कि इसका सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है एग्जिस्ट करता है या डज नॉट एग्जिस्ट है, उसके बारे में हम लोग को पता करना रहेगा। आगे है कि वी शैल स्टडी दोज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना रहेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है कि वी शैल ऑल्सो रिकॉल कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंस। यहाँ पे कंसिस्टेंस से रिलेटेड रहेगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो कंसिस्टेंट रहेगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं मतलब हल होगा तो कंसिस्टेंस होगा, वो हल नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज के बारे में इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस लगातार इस प्रकार से दिए हुए रहेंगे और कैसे हम लोग उसे मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है कि a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट डॉट a1n xn इक्वल टू b1 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस को a21 यहाँ पे 22 23 इस तरीके से बढ़ता हुआ रहेगा। कहाँ तक, a2n xn इक्वल टू b2 यहाँ पे दिया गया। बीच में गैपिंग है, यानी यहाँ पे an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस ann xn इक्वल टू bn। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल में दिया हुआ रहेगा, तो पहले हम लोग इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन कौन सा वैल्यू किसका किसका कितना है, उसको सेपरेट पहले हम लोग कर लेंगे। तो देखिए सेपरेट करने के लिए क्या मैंने किया है, पहले a का वैल्यू लिया है। a का वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे a वाले a11 a12 ये वाले वैल्यू को हम लोग a का वैल्यू के रूप में सजा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल वाले को यहाँ पे सजा लेंगे, x1 x2 x3 इस प्रकार से जो भी रहेंगे। और फिर b यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो यहाँ पे वैल्यू दिखला दे रहे हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू रहेंगे b1 b2 b3 डॉट डॉट bn तक, तो यहाँ पे 3 तरह से एडजस्ट कर लिया मैट्रिक्स को। एडजस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज रिटन एज, ऐसे हम लोग इक्वेशन को रेडी करेंगे ax इक्वल टू b। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सिस्टम को सॉल्यूशन करने का। तो ये सिस्टम पे इसको सेट करने के बाद ही क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में हम लोग को बनाना है, वहाँ से वर्किंग रूल से यहाँ पे रास्ता क्लियर होता है। नेक्स्ट में है यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण के निकाय की संगतता की जांच करना है। यहाँ पे संगत क्या होंगे नहीं होंगे। तो फर्स्ट में पॉइंट में है कि व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, मतलब जिसमें समघात नहीं हो। नॉन होमोजीनियस का मतलब समघात नहीं होना चाहिए, असमघात जिसको बोल सकते हैं। तो समघात नॉन होमोजीनियस कब होंगे, देखिए इफ़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे और अगर उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़
कंसिस्टेंट एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन और गिवन बाय x इक्वल टू ए इनवर्स 0 नहीं आएगा जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू, तभी उस क्वेश्चन को आगे के सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ पे फार्मूला x इक्वल टू ए इनवर्स b का अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम लोग इवेलुएट करेंगे। सेकंड में है कि व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, जिसको हम लोग होमोजीनियस को समघात बोलेंगे, यहाँ पे समघात बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि इफ़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, 0 सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1। अगर यहाँ पे निकाले, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर इसका 0 सॉल्यूशन हो जाता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, इसका एक ही हल होंगे, 0 आ जाने के बाद इसका एक हल होंगे। If determinants of a equal to 0, the system of equation has non-trivial solution and number of solution is infinite। यहाँ पे इस तरीके का determinants of a का वैल्यू 0 आ जाएगा तो इसका अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जब 2 और 3 वेरिएबल के इक्वेशंस रहेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए कैसे हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो इक्वेशन के माध्यम से यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 इक्वेशन फर्स्ट है, इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 ये इक्वेशन सेकंड है। नेक्स्ट में है कि a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 इक्वल टू इक्वेशन थर्ड है। तो ये 3 इक्वेशन हमें पता है। तो यहाँ पे भी मैंने डिस्कशन किया था कि इक्वेशन के माध्यम से हम लोग मैट्रिसेस को पहले अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए पहले a का वैल्यू में यहाँ पे a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो a का वैल्यू में एडजस्ट, उसके बाद x का वैल्यू लिखते थे। तो यहाँ पे x y z है जिसको हम लोग कॉलम मेथड में रखेंगे और फिर लास्ट में जो इक्वल टू के बाद d1 d2 d3 उसे b इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे d1 d2 d3, ये दोनों को हम लोग कॉलम में रखेंगे। अब ये रो और कॉलम में अरेंज हो जाएगा। इसका फार्मूला पहले ही हम लोग बता दिए हैं कि ax इक्वल टू b है और अगर x को इधर रखेंगे a इधर जा करके a इन्वर्स b हो जाएगा। इन्वर्स को हमेशा पहले ही रखना है, नहीं कि b के बाद रखेंगे, तो b के बाद नहीं रखना है। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन का सिंपल फॉर्मेट है। आप क्वेश्चन में देखिए कुछ वर्किंग रूल अब इसके वर्किंग रूल पे हम लोग ध्यान देंगे इस एक्सरसाइज में कि इसका बनाने का कार्यकारी नियम क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्किंग रूल फर्स्ट में मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि टू फाइंड इन्वर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो इन्वर्स का जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या हम लोग रूल अप्लाई करेंगे, कैसे इसका वर्किंग रूल रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट प्रोसेस में फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद हम अगला स्टेप में ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आया तो क्या आया। तो इफ़ अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आया, कोई नंबर आए, तो यहाँ पे देन फाइंड द ए इन्वर्स। तब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे एंड द यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय। तो यूनिक सॉल्यूशन पे जो है यहाँ पे और इस प्रोसेस पे यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे जो कि फार्मूला है ए इन्वर्स b। तो हम लोग प्रोसेस ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं होगा, मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड ए इन्वर्स। उसके बाद ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ए इन्वर्स निकालने के बाद जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है x इक्वल टू ए इन्वर्स b, इस पे हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा प्रोसेस है। नेक्स्ट में देखिए क्या करेंगे, इफ़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0, यहाँ पे जब ए इक्वल टू 0 नहीं हो रहा था, नॉट इक्वल टू 0 था, तो इस तरीके का प्रोसेस करना रहा। और जब ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए इंटू बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के बाद क्या होगा, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। इसके अनेक हल होंगे, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। तो इस चीज़ को समझ लें कि जब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 0 नहीं होगा तो यहाँ पे पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद यूनिक सॉल्यूशन का जो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इस पे हम लोग इसे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सेकंड प्रोसेस में ये बोला गया कि अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाएगा तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने के बाद इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो ये इसको बोला जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसके अनेक हल हो सकते हैं। अब दूसरा वर्किंग रूल पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे है टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो इसमें भी प्रोसेस वही करना है कि यहाँ पे भी पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम लोग फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करने के बाद स्टार्टिंग में यहाँ पे भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को ही फाइंड करेंगे। और जब फाइंड कर लेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि अगर इसका वैल्यू
नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग इसमें स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कैसा है, ये कंसिस्टेंट है और इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा और यूनिक सॉल्यूशन भी हो जाएगा, और सॉल्यूशन होने के बाद फिर से इसको सॉल्व हम लोग कर देंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन का यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे भी आ रहा था, यानी जो कंसिस्टेंट होगा वही यूनिक सॉल्यूशन होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग स्टूडेंट कि पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और जो कंसिस्टेंट होता है वही यूनिक सॉल्यूशन होता है। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो x इक्वल टू ए इनवर्स b का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट में है कि अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू हम लोग फाइंड किए और अगर उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखना रहेगा कि इट हैज़ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और उसके बाद अगर इफ़ ए का वैल्यू 0 हो जाता है तो एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू भी 0 अगर हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए का वैल्यू 0 था, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं हुआ, तब यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि एडजॉइंट ए का वैल्यू 0 है, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू भी 0, दोनों 0 है यहाँ पे, तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसके अनंत हल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है, ये दोनों थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इस पर आप लोग फिर से ध्यान दे देंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन में 0 हो जाएगा तो यहाँ पे इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये हमारा वर्किंग रूल था। बस स्टूडेंट ध्यान दें, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चला। अब एक्सरसाइज में देखेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 7 कंप्लीट हो गया था। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है यूजिंग मैट्रिसेस फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पे करना, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 इक्वेशन पता है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो आप लोग को बताए थे यहाँ पे जैसे A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो ए का वैल्यू में उसको इंडिकेट कर दें, मतलब 2 और 5 फर्स्ट रो में, 3 और 2 सेकंड रो में हो जाएगा। और यहाँ जो 2 वेरिएबल दिया हुआ है, 3 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है तो 2 × 2 का ऑर्डर में हो जाएगा। तो एक्स और वाई 2 ही तरह का वेरिएबल दिख रहा है, तो दोनों को लिख देंगे। इक्वल टू के बाद जो दोनों नंबर होते हैं उसे बी इक्वल टू लिख देते हैं। ये फॉर्मेट हम लोग स्टार्टिंग में वर्किंग रूल में ही पढ़ चुके थे, तो मैंने उस बेसिस पे इक्वेशन को सजा दिया मैट्रिसेस के फॉर्मेट में। अब क्या है, उससे पहले वर्किंग रूल में बताया कि सबसे पहले हम लोग को डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जब फाइंड कर लेंगे तभी हमारा रास्ता क्लियर होगा कि इक्वेशन को करना क्या है। तो देखिए मैंने फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2, फिर इसको बीच में माइनस करके इसके 5 × 3, तो 4 - 15, -15 में 4 घटेगा, -11 आ रहा है। जब -11 आ रहा है मीन्स ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आता है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता, तो ये एग्जिस्ट करता है, वैल्यू एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व होगा, क्वेश्चन का अस्तित्व होगा। जब अस्तित्व होगा तब इसे अब हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालने के लिए ए इन्वर्स की तरफ बढ़ाते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने से पहले आप लोगों को पता है कि को फैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे को फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग ए का वैल्यू ये पहले से ही पता है, तो ए का वैल्यू पता है। तो देखिए A11 का को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे A11 है तो -1 का पावर A1 + 1, अब इसके सामने वाला 2 को ले लेते हैं तो 2 ही वैल्यू होगा, और 1 2 का तो इसके सामने 3 वाला ले लेंगे, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और जहाँ इसमें चलेंगे तो इसके सामने -5 हो जाएगा, इसके सामने 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे C इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जो वैल्यू आया A11 A12 A21 A22 को फैक्टर है, इसको सजा दिए, इस तरीके से नंबर हुआ। तो इसको सजाने के बाद जब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे कंपोनेंट सी लिया था तो C डैश कर देंगे, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ C हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्रांसपोज जैसे निकाल दिए तो रो वाले कॉलम में ट्रांसफर हो गया, कॉलम वाले रो में ट्रांसफर हो गया। अब इसको करने के बाद ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स का फार्मूला हम लोग को पिछले एक्सरसाइज से ही पता है, ए इन्वर्स का फार्मूला पे बैठा दिए 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू -11, एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ पे 1 बाई -11 से सारे कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर देते, ये फाइनल हमें रिजल्ट मिला। अब निकालने के बाद जब यूनिक सॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन।
तो यूनिक सॉल्यूशन का ये जो फार्मूला है जो हम लोग को फाइंड करना था सॉल्यूशन करके, x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो यहाँ पे x का वैल्यू x y था, यहाँ पे दिया हुआ है x का वैल्यू, a इनवर्स का वैल्यू मेरा यहाँ पे आ गया और b का वैल्यू यहाँ पे 17 दिया हुआ था। तो देने के बाद यहाँ पे रो से कॉलम में दोनों में मल्टीप्लाई किया गया। तो फर्स्ट रो से कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो हमारा इतना आया, फिर सेकंड रो से कॉलम में किए तो यहाँ पे आया। यहाँ पे नीचे 11 11 सभी में था तो एलसीएम ले लिया, -2 + 35, नीचे वाला में भी 11, 3 - 14 हो गया। यहाँ पर 33/11 3 टाइम में कटेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -11/1 -1 टाइम में कटा, मीन्स 3 बचा -1। तो x के सामने वाला x का वैल्यू हो गया और नीचे y के सामने वाला y का वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट में थे उसमें 2 ही वेरिएबल थे, 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को 2 × 2 के ऑर्डर में हम लोग बना दिए। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन है तो प्रोसेस सब वही रहेगा, थोड़ा सा वेरिएबल सिर्फ चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि a का वैल्यू निकाल लेंगे, मैट्रिसेस में इसको इंडिकेट करेंगे। x के पहले कोई नंबर नहीं है तो 1 हो जाएगा, y के पहले भी कोई नंबर लेकिन माइनस में है तो -1 हो जाएगा, z के पहले भी नहीं कोई नंबर है तो 1 ही रहेगा। यहाँ भी x के पहले कोई नहीं है तो 1, यहाँ पे क्या है -2, यहाँ भी -2, यहाँ 2 है फिर 1 है और फिर 3 है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू। तो x वाले में यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो x, y और z हो जाएंगे। उसके बाद चलेंगे हम लोग b का वैल्यू में, तो b का वैल्यू 4, 9 और 1 है, 4, 9। तो उसी क्वेश्चन की तरह इसे भी हम लोग सजा दिए। यहाँ पे सजाने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ a फाइंड करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 1 है तो इसका रो और कॉलम छोड़ के लिखेंगे, यानी -2, -2, 1 और 3। बीच वाले नंबर को माइनस में लेते हैं और नंबर में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। जब इसका भी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ 1 -2 और फिर 2 और 3। अब लास्ट वाला लेंगे 1 है, यहाँ से चलेंगे इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 -2, 2 और 1 इस तरीके से हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के वैल्यू के लिए सॉल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से इसमें करते हैं तो -2 को 3 से करेंगे तो -6, यहाँ बीच में माइनस होता है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, +1। यहाँ पे भी इसको इससे करेंगे तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 रहेगा, बीच में माइनस, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और फिर इसको इससे करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, +1। यहाँ भी करेंगे 1 को 1 से यहाँ भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +, 2 2 4। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू 1, यहाँ पे -6 में से 2 जाएगा तो -4 बचेगा, 1, यहाँ पे 3 और 4 7 हो जाएगा और 1 × 5 हो जाएगा। मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू -4 + 7 + 5, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 12 - 4। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का वैल्यू 8 आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो लिख देंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने के बाद जब एग्जिस्ट हो जाता है तो अब फिर से इसका हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के बाद a इनवर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर देख लीजिए आप लोग स्टूडेंट, तो देखिए कोफैक्टर मैंने यहाँ पे निकाल लिया है सारे कंपोनेंट का, मतलब यहाँ पे 3 × 3 यानी 9 कंपोनेंट है। तो 9 का मैंने A11, A12, A13 निकाले, जैसे पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोग कोफैक्टर निकाला करते थे। फिर A21, A22, A23 ये तीनों का भी निकाल लिया, यहाँ पे 3 हो गए, फिर यहाँ पे 3 हो गए, फिर 31, 32, 33 ये 3 हो गए, और जो वैल्यू आया उसको C के रूप में यहाँ पे A11, A12, A13 इसको सेट कर दिया गया है। यहाँ पे इसके जगह पे वैल्यू को बैठा दिया गया है। एडजॉइंट A निकालेंगे तो ये C का वैल्यू है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया, यानी रो वाले को कॉलम में कर दिया ट्रांसफ़र, कॉलम को रो में ट्रांसफ़र कर दिए। अब यहाँ पे करने के बाद अब हम लोग देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो आगे के प्रोसेस के लिए तो अब यहाँ पे हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो आपको पता है कि इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इन्वर्स के लिए हम लोग 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का जो हम लोग का वैल्यू आया था वो 8 था, और उसके बाद एडजॉइंट a का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। तो एडजॉइंट a का वैल्यू हम लोग आया -4, 4, 4, -7, 1, 3, 5,
-3 -1, ये एडजॉइंट ए का वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू को इवैल्यूएट हम लोग कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतना ए इन्वर्स का वैल्यू हम लोग को आ गया। तो ए इन्वर्स का वैल्यू फाइंड करने यहाँ पे 1/8 है, तो सभी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ए इन्वर्स इक्वल टू -4/8 4/8 4/8 -7/8 1/8 3/8, और यहाँ पे हो जाएगा 5/8 -3/8 और -1/8। ये सारे वैल्यू को यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद जो हमारा यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देंगे बाय यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का जो फार्मूला है x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो x इक्वल टू ए इन्वर्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है -4/8 4/8 4/8 -7/8 1/8 3/8, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5/8 -3/8 और -1/8 वैल्यू है। उसके बाद हम लोग b का वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा b का वैल्यू है, तो ए इन्वर्स निकाल दिया हम लोग। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का फार्मूला भी लिख दिया गया है। यहाँ पे लिखने के बाद ए इन्वर्स का वैल्यू है, यहाँ पे बी का वैल्यू है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो को जो फर्स्ट कॉलम से किया गया इतना आया, सेकंड रो को यहाँ पे कॉलम से किया गया इतना आया, थर्ड रो को इस कॉलम से किया गया इतना। यहाँ पे सबके नीचे 8 है तो एलसीएम ले लिया गया। 8 एलसीएम है, यहाँ पे इतना आया, यहाँ भी 8 एलसीएम, मतलब फ्रैक्शन एडिशन वाला प्रोसेस पे कर दिया गया। अब देखिए ऊपर वाला में क्या हुआ, यहाँ पे 40 -16 आ रहा है, उसके नीचे 12 -28 20 -28 यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ 24/8 -16/8 और -8/n कैंसिल किया गया, तो 3 -2 -1 आया, मतलब इतना वैल्यू आ रहा। तो x के सामने वाला वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू 3 हो गया, y के सामने -2 है z के सामने, तो ये हमारा तीनों का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं तक संपन्न होता है। आगे के वीडियो जब हम लोग रिलीज़ करेंगे तो उसमें ये एक्सरसाइज के टोटल सॉल्यूशन को कंप्लीट कर देंगे, मतलब 2 ही वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो 2 तक के क्वेश्चन जो भी हैं तो इसको आप लोग अपने से बनाइए, इस चैनल को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सारे आपके दोस्तों तक भी ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब किए। तो आज की क्लास यानी कार्यवाही यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू।